Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने कोरिलेशन को स्टडी किया था और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि रिग्रेशन के होते हुए कोरिलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। कोरिलेशन जो है वो इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स है और उसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करते हैं। अब इस मेजरमेंट के अंदर हमने उसका कल फार्मूला भी स्टडी किया था। आज हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ इसके कॉन्सेप्ट को मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी R इज द सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। यानी R जो है जब आप कैलकुलेट करते हैं, चाहे आपके पास कोई भी वेरिएबल्स हो, हम यहां पर चूंकि एग्जांपल्स x और y की ले रहे हैं तो x और y के हवाले से ये सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये है कि R की वैल्यू आप x y के साथ कैलकुलेट करें या R की वैल्यू को y x के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करें। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कंसिडर हो रहा है तब भी, और अगर x एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कंसिडर हो रहा है तब भी हमारे पास जो R की वैल्यू है वो सेम रहती है। यानी ये जो सिमेट्रिकल का मतलब ये है वैल्यू विल बी सेम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस टाइप का है, चाहे आप u ऑन v कर लें या v ऑन u कर लें, आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो किसी भी एस्पेक्ट्स में चेंज नहीं होती, किसी भी एस्पेक्ट्स में उसकी कैलकुलेशंस पर फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से ये सिमेट्रिकल का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये कोवेरियंस के हवाले से है। कोवेरियंस को आप स्टडी कर चुके हैं कि कोवेरियंस क्या चीज़ है। तो अब यूं कह लीजिए कि वो जो कोवेरियंस को आपने इससे पहले स्टडी किया था एस एक्स वाई के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब आपके पास दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं और उनके दरमियान आप कंबाइंड वेरिएंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यानी कंबाइंड का मतलब ये नहीं है कि दोनों को मिलाकर, इन दोनों के दरमियान जो अगर उनका इकट्ठा आप कोवेरियंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो किस अंदाज में कैलकुलेट होता था, उसका फॉर्मूला आप स्टडी कर चुके हैं। यहां जो बात की जा रही है वो ये है कि R इज द कोवेरियंस वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल। यानी यहां पे जो एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू लोकेट होती है उस लोकेशन के हवाले से ये बात हो रही है कि वो जो वैल्यूज आपकी कैलकुलेट होती हैं वेरिएबल्स की, वो एक्चुअली R के कॉन्टेक्स्ट में भी कंसिडर की जा सकती हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड यूनिट्स की जो वैल्यूज आती हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज R। सो अब आप यूं समझ लीजिए कि कोवेरियंस एक अलग से टेक्निक है, लेकिन समझने के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि जब हम कोवेरियंस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू लोकेट की जाती है उसको हम R के तौर पर भी समझ सकते हैं, लेकिन इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है, और उसकी आउटलुक इस तरह भी लिखी जा सकती है। ठीक है, ये Z हमने स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स के हवाले से लिखा है, आप कोई और वेरिएबल्स भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, -1 इज लेस देन R इज लेस देन इक्वल्स टू +1। यानी इसका मतलब है R की रेंज के बारे में बोला जा रहा है कि R की मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। यानी आप ये कह सकते हो कि किसी क्वेश्चन में अगर R की वैल्यू -1.0003 भी आ गई है तो दैट इज रॉन्ग। क्लियर बात? यानी इस प्रॉपर्टी के तहत आपने याद रखना है कि R की वैल्यू -1 से लेस नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि आपके पास अगर नंबर लाइन है, सेंटर में 0 है, यहां +1 है और ये -1 है, तो आप यूं समझ लीजिए कि -1 से जब आप इस तरफ आएंगे तो ये रेड जोन है, यहां वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह +1 से आप जब आगे की तरफ मूव करेंगे, आगे की तरफ आप जाएंगे, तो आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि +1 से आगे भी इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर होगी बात? इसी तरह ये जो नेगेटिव वैल्यू के वाले से आंसर है, और पॉजिटिव भी इसी तरह ही होगा कि अगर +1 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 0008 है फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जीरोस इसलिए भी ऐड किए हैं ताकि आपको इंपॉर्टेंस का आइडिया हो सके कि बज़ाहिर ये लगता है कि जब टेट्रा जीरोस आ गए तो
अप्रॉक्सीमेटली ये कंसिडर नहीं होते, लेकिन चूंकि ये जब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो आपने ये चीज ज़हन में रखनी है। सिग्निफिकेंट डिजिट के हवाले से भी हम चीजों को देखते हैं, तो यहां पर ये चीज शो कर रही है कंटिन्यूस। जब भी आप वेरिएबल्स के तौर पर कंसिडर करते हैं तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सो ये कंसिडर होता है इट इज ग्रेटर देन 1। सो लेकिन प्रॉपर्टी ये कहती है कि -1 से लेकर +1 तक इसकी रेंज होगी, इससे आगे नहीं जा सकती +1 से, और -1 से पीछे नहीं आ सकती। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट। जी, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का मतलब यह है कि अगर आपके पास x और y दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर x और y को बहुत अच्छे तरीके से डील कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब कता नजर इस चीज के कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम इस चीज को स्टडी नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज कर लो मैं x में कोई कांस्टेंट ऐड कर देता हूं, फॉर एग्जांपल के कोई वैल्यू ऐड कर देता हूं, इसी तरह y के अंदर मैं कोई और कांस्टेंट फॉर एग्जांपल j ऐड कर देता हूं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो जो r की वैल्यू होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यही चीज जो है सब्ट्रैक्शन के हवाले से भी है कि अगर x में से k को माइनस कर दूं और इसी तरह y में से j को माइनस कर दूं, ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन से और एडिशन से किसी किस्म का कोई भी फर्क r की वैल्यू पर नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अलावा अगर और की सिचुएशन के साथ मैं देख रहा हूं इसको कि और क्या सिचुएशन हो सकती है कि अगर x से मैं डिवाइड कर दूं फॉर एग्जांपल k को और y को मैं डिवाइड कर दूं j से, ठीक है, तब भी r की वैल्यू पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। और सेम इज विद द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी k को मैं मल्टीप्लाई कर दूं और इधर से j को मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फॉर पॉजिटिव साइंस, ये याद रखना है आपने। अक्सर स्टूडेंट्स यहां पर ये बात मिस कर देते हैं और टीचर की ये छोटी सी बात को इग्नोर करने के अलावा वो ये समझते हैं कि शायद इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। याद रखिए कि ये जो पॉजिटिव साइंस हैं उस सूरत में ये बात करेक्ट कंसिडर होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक वैल्यू नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए तो फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो उनका जो साइन है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, उसका आंसर, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो इसलिए बी केयरफुल कि फर्क कब नहीं पड़ेगा। यानी आप ये कह सकते हो आर इज, मैं अब इसकी इंटरप्रिटेशन करने लगा हूं चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल के हवाले से, जो मैंने अभी आपको यहां एक्सप्लेनेशन दिया, इसकी इंटरप्रिटेशन एक सेंटेंस के अंदर आपको बताने लगा हूं। वो क्या है? आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल भी कह सकते हैं, यानी आप चाहे वैल्यूज में प्लस करें वेरिएबल्स में, चाहे आप मल्टीप्लाई करें, चाहे आप डिवाइड करें, माइनस करें, वॉट एवर, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, पॉजिटिव साइंस के साथ वो होनी चाहिए, तब जो है आपको किसी किस्म का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप साइन को चेंज करेंगे इसके इंपैक्ट पे फर्क आ जाएगा और वो आपके पास आंसर उसको चेंज कर देंगे। सो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के हवाले से आपने बात क्या याद रखनी है, वो है साइंस की, कि जब भी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट है जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है, आर इज, यानी ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी भी किया था, वो क्या है? आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है? ये ज्योमेट्रिक मीन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ईयर में इफ यू रिमेंबर, ये टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की बात हो रही है।
अगर आपके पास 2 नंबर्स होते थे, जरा अपना फ्लैशबैक करें और ज्योमेट्रिक मीन को रिवाइज करें कि ज्योमेट्रिक मीन क्या चीज थी। तो आप क्या करते थे, अगर इन 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आपने कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते थे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे और उसकी पावर 1/2 ले लेते थे। अगर आपके पास 3 नंबर्स होते थे और आपने इसकी फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करनी है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 और इसकी पावर 1/3 ले लेते थे, यानी आप उस पर्टिकुलर वैल्यू का nth रूट ले लेते थे। तो चूंकि यहां पर 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर रूट होगा और वो स्क्वायर रूट जो है वो उसी को हम ज्योमेट्रिक मीन के तौर पर कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। अब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या हैं? याद रखिए कि आपने 2 तरह की लाइंस पढ़ी हैं, y ऑन x, वो क्या थी, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। इसी तरह x ऑन y आपने लाइन पढ़ी है, वो क्या है, x इज इक्वल्स टू a प्लस by। अब मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि आप लोगों ने क्या करना है कि जब y ऑन x के साथ a प्लस bx लिखें तो इसके सबस्क्रिप्ट लिख लें यहां पर, और वो क्या है जी, yx। ठीक है जी। और x ऑन y के साथ भी इसके सबस्क्रिप्ट को लिख लें, दैट इज xy और ये xy। इस तरह आपके पास 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कौन कौन से जनरेट हुए, एक है byx और एक है bxy। अब चूंकि r जो है वो इनका ज्योमेट्रिक मीन है, सो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, r। और इसमें हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। प्लस माइनस इसलिए लिखा गया अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ये जो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के हवाले से मैंने बात की थी कि अगर आपके पास byx और bxy बोथ पॉजिटिव हैं तो फिर r जो है इज पॉजिटिव, लेकिन byx और bxy अगर बोथ नेगेटिव हैं तो r इज नेगेटिव। ये आपने याद रखना है। अक्सर यहां पर ये कंफ्यूजन बिल्टअप होती है जब इस तरह की प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स याद करते हैं तो वो ये समझते हैं कि फर्ज कर लें कि b माइनस yx का आंसर है -0.02 और bxy का आंसर है -0.5 फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या समझते हैं कि जी r जब हम यहां पुटअप करेंगे तो -0.02 मल्टीप्लाई बाय -0.5 तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और यही वो पर्टिकुलर मिस्टेक है कि जब हमने पिछले बोर्ड पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि r की वैल्यू -1 से +1 की तरफ मूव करती है। तो वो जो -1 है वो कैसे जनरेट होगा, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप या जो स्ट्रेंथ बिल्ट अप हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, जिसकी वजह से हमने वो नेगेटिव साइन लिया। लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ये कहते हैं कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, तो फिर इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब यह है कि दोनों सूरतों में जब y ऑन x कैलकुलेट करेंगे तो b नेगेटिव आएगा और x ऑन y जब कैलकुलेट करेंगे तब भी b नेगेटिव आएगा। तो b जब दोनों नेगेटिव है तो फिर उसका इंपैक्ट कहां पे पड़ेगा, r पे पड़ेगा। ठीक है। और r की वैल्यू जो है वो इसी वजह से ये जो लिखा गया है +b और -b वो इसी सूरत में लिया गया है कि आप यहां से माइनस को कॉमन लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और इसका आंसर आएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ये आज बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इस तरह का एमसीक्यू बहुत दफा पेपर में आता है। ठीक है। और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका पॉजिटिव साइन आंसर लिख देते हैं क्योंकि उनको ये अंदाजा हो रहा होता है कि जी r जो है वो आपका 1 से जो है वो लेस है, इसलिए आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है। सो ये नेगेटिव साइन के साथ क्यों, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव हैं। इस तरह यहां पर एक और एमसीक्यू भी बिल्टअप होता है, वो क्या कि इफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन आर नेगेटिव देन r विल बी, r क्या होगा, तो
तो फिर आर भी उस केस में यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है R is 0 when one of the variable X और Y is constant। कांस्टेंट का मतलब ये है कि दैट इज, हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि X जो है फॉर एग्जांपल आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो कर रहा है, लेकिन Y जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, एक ये सिचुएशन हो सकती है और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि X जो है वो आपका कांस्टेंट हो और Y जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन क्रिएट अगर हो जाए तो फिर R जो है वो आंसर उसका क्या होगा, 0। ये वही वाली बात है कि अभी हमने जो स्टडी किया था कि -1 से लेकर +1 की तरफ वैल्यू मूव करती है R की, तो ऑब्वियसली सेंटर में क्या है, 0 है। तो वो 0 वाली सिचुएशन क्या होगी कि जब हम ये कहते हैं कि R उस वक्त 0 एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास कोई एक वेरिएबल अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, वो एक ही पैटर्न के मुताबिक कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ठीक है, सो यहां पे एक और लफ्ज ऐड कर लें, R इज इक्वल टू 0 का मतलब है नो कोरिलेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान, चाहे वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कंडीशन में है या नहीं है, अगर एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो हमें कुछ भी शो नहीं कर रही। जीरो कोरिलेशन का मतलब है देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन सेंस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लोजनेस, हम क्लोजनेस को जीरो कंसिडर कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी क्लोजनेस नहीं है, जिसको हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं। ठीक है, ना हमें ये फील हो रहा है कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ना हमें ये फील हो रहा है कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो दोनों सूरतों में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं नो कोरिलेशन, मतलब कि दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप इन द सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वापस अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद देखते हैं कि आज के टॉपिक्स में क्या है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। लास्ट लेक्चर में आपने पॉजिटिव कोरिलेशन को अंडरस्टैंड किया था कि पॉजिटिव कोरिलेशन किस अंदाज में उसका कॉन्सेप्ट बिल्टअप होता है, लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को आज डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यह है कि आपको यह अंदाजा हो सके कि पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में फर्क क्या है। देखिए, अगर आपकी R की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक हो गया। अब पॉजिटिव कोरिलेशन में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगी, जब R इज इक्वल टू +1। यानी ये सिचुएशन कब प्रोड्यूस होगी कि आपके पास लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप। यानी अगर आपकी रिग्रेशन लाइन, याद रखिए, अगर आपकी रिग्रेशन लाइन परफेक्ट लीनियर है विद पॉजिटिव स्लोप, तो इसका मतलब है R का आंसर +1 आएगा, और उसी सिचुएशन को हम फिर ये कहते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, यानी आपके लिए जरूरी है इस चीज को समझना कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या फर्क है। तो डिफरेंस क्या है कि जब आपका रिलेशनशिप परफेक्ट लीनियर होगा विद पॉजिटिव स्लोप, देन फिर क्या होगा, आपकी जो रिलेशनशिप की वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप है, वो +1 यानी +1 होगी, तो इसका मतलब है दे आर इन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसमें आपकी लाइंस जो है वो y ऑन x और x ऑन y दोनों की बात हो रही है। यानी दोनों की जो सिचुएशन है वो किस सूरत में आपके पास परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ आपको लेके जाएगी, जब ये भी परफेक्ट लीनियर हो और x ऑन y भी परफेक्ट लीनियर होगा, तब ये सिचुएशन होगी। अब हम मूव करते हैं परफेक्ट नेगेटिव
कोरिलेशन की तरफ। तो इसी तरह का जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्टअप होगा, और वो क्या है जी कि आपके आर की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है तो हम ये कहते हैं देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी नेगेटिव कोरिलेशन की सूरत में हम ये देखते हैं कि आर की वैल्यू लेस देन 0 है। लेकिन परफेक्ट नेगेटिव कब होगी? जब आर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। और यहां पर भी ऐसे ही है कि आपके पास वन वेरिएबल डिक्रीजेस एंड अदर इंक्रीजेस, यानी एक डिक्रीज कर रहा है एक इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उनका रिलेशनशिप जो है वो लीनियर ही है। ये बात याद रखनी है। दोनों सूरतों में आपका चाहे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो, आपका जो रिलेशनशिप है x ऑन y और y ऑन x के हवाले से वो परफेक्ट लीनियर ही होना चाहिए। यहां पर है पॉजिटिव स्लोप्स और यहां पर क्या होगा? विद नेगेटिव स्लोप्स। यानी दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस जो आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं y ऑन x और x ऑन y, दोनों का नेगेटिव स्लोप होगा विद परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। देन आपके पास जो r निकलेगा उसका आंसर -1 होगा। इसी वजह से उसको हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं जीरो कोरिलेशन। ये बड़ा आसान सा है कि जीरो कोरिलेशन का मतलब है नो कोरिलेशन। इसका कॉन्सेप्ट मैंने प्रॉपर्टी में भी आपको बताया। नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन कब होगी? कि जब आपके पास एक लाइन, यानी मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है। एक है y ऑन x फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल है, और x ऑन y आपके पास क्या है? वर्टिकल है। यानी आप ये कह सकते हो कि नो कोरिलेशन की सिचुएशन कब प्रोड्यूस होगी? जब आपके पास एक लाइन, इट इज नॉट स्पेसिफिकली लाइक दैट, ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे मैंने लिखा हुआ है y ऑन x, ये x ऑन y भी हो सकती है, ऊपर जो है वो y ऑन x भी हो सकती है। दोनों सूरतों में एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है आपके पास और दूसरी लाइन वर्टिकल हो, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब ये है देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, और इस सूरत में आपके पास r का जो आंसर होगा वो 0 होगा, ठीक है। यानी अब आपने समझ लेना है, इसको मैं वाइंड अप कर रहा हूं कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यह है कि r इज +1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है r इज -1, और नो कोरिलेशन का मतलब कि r इज इक्वल टू 0। और वो कब सिचुएशन प्रोड्यूस होती है? वो ये आपको आउटलुक नजर आ रही है कि एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो और दूसरी लाइन वर्टिकल हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कोरिलेशन की एक न्यूमेरिकल एग्जांपल समझते हैं और देखते हैं कि उसकी कैलकुलेशंस किस तरह परफॉर्म होंगी। जी, हमने एग्जांपल सॉल्व करनी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के हवाले से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को देख रहे हैं। हमें n की वैल्यू दी हुई है 10, x बार की वैल्यू, y बार की वैल्यू, और इसके अलावा सिग्मा y स्क्वायर, सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर और सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार स्क्वायर। देखिए लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज में से हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वो फॉर्मूला ऑप्ट करना है, यहां पर लगाना है, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो अगर आप गौर से देखें तो ज्यादातर आपको जो नजर आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से होगा। दिस इज द कोवेरियंस आउटलुक, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम r का जो फॉर्मूला चूज करेंगे दैट इज sxy ओवर sx इंटू sy। ठीक हो गया। बहुत इजीली आप मूव करेंगे आगे की तरफ। सबसे पहले आप sxy कैलकुलेट कर लें, दैट इज सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n। देखिए आपको वैल्यूज गिवन है, x माइनस x बार और y माइनस y बार का जो सम है दैट इज 150। उसको आप डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। इसी तरह आप sx स्क्वायर की तरफ मूव करेंगे,
दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 10 यानी 12। सो दो आंसर्स आपके पास आ गए। एस एक्स वाई भी आपने कैलकुलेट कर लिया और एस एक्स स्क्वायर यहां से आप इजीली मूव कर सकते हैं। एस एक्स को अगर आपने कैलकुलेट करना है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 12। ठीक है जी। नेक्स्ट कैलकुलेशन है एस वाई यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस कैलकुलेशन की तरफ देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। बज़ाहिर जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है वो ये है कि आप एस स्क्वायर वाई का जो फॉर्मूला है वो ये अप्लाई करेंगे सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर एन, जो आपको पैटर्न डायरेक्टली नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपकी जो इंफॉर्मेशन वो ये कहती है कि ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि आपको ये फैक्टर सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर गिवन ही नहीं है। सो इसका मतलब है कि हम उसका दूसरा फॉर्मूला जो इससे पहले पार्ट 1 में भी आप स्टडी करके आए हैं सिग्मा वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा वाई ओवर एन होल स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि सिग्मा वाई ओवर एन किसके इक्वल है वाई बार के। ठीक है। सो अब आप देखिए हम क्या करेंगे वैल्यूज को पुटअप करेंगे। सिग्मा वाई स्क्वायर जो आपको मेंशन है दैट इज 240,550 डिवाइडेड बाय 10 माइनस वाई बार आपको डायरेक्टली मेंशन्ड है इट इज 155 एंड इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। तो देखिए जरा सिंप्लीफाई करके देखिए 240,555 माइनस अब 155 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे। आप लोग भी देखिए इसको वेरीफाई करें मेरे साथ। 155 स्क्वायर इज क्या है जी 24025। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24055 माइनस 24025। तो देखिए आपके पास आंसर एग्जिस्ट कर रहा है 30। सो इसका मतलब ये हुआ कि एस वाई क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30। वेरी सिंपल, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। अब आपको क्या करना है आर की जगह उसकी वैल्यूज पुटअप कर देनी है दैट इज एस एक्स वाई ओवर एस एक्स इंटू एस वाई। तो देखिए एस एक्स वाई क्या है आपके पास आपने कैलकुलेशंस की है इट इज 15 डिवाइडेड बाय एस एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड एस वाई इज स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो देखिए 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.7906। सो आर की वैल्यू क्या है इंटरप्रेट करेंगे पॉजिटिवली। देखें तो आर इज ग्रेटर देन 0 सो वी कैन से हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन between the variables, यानी वेरिएबल्स में पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इस आर का आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपने परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा विद नो कोरिलेशन। और इसी तरह हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से ये समझने की भी कोशिश की कि लिस्ट ऑफ फार्मूला से किस तरह हम कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट ऑफ फार्मूला से किस तरह आप अपनी स्पेसिफिक फार्मूले की तरफ पहुंचेंगे और अपनी कैलकुलेशन को वाइंड अप करेंगे। अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और इन कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे तरीके से लर्न करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।